नमस्कार, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज ऊंचाई का रिव्यू। ऊंचाई थिएटर में आ चुकी है। आप में से कुछ लोगों ने देख भी ली होगी, इसकी तारीफ भी की होगी। हो सकता है कम उम्र के युवा दर्शकों को यह फिल्म उतनी पसंद नहीं आई हो। दरअसल यह फिल्म युवा दर्शकों के लिए जरूरी फिल्म है कि वे अपने बुजुर्गों के साथ कैसे व्यवहार करें। साथ ही यह बुजुर्गों के लिए भी फिल्म है कि वे अपने युवा संतानों के साथ किस तरीके से व्यवहार करें। यह एक उपकथा की तरह फिल्म में पिरोया गया है। फिल्म में अनेक उपकथाएं हैं। फिल्म के अंत में उन सभी उपकथाओं का समाहार होता है। आकर के सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रायः सुखांत फिल्मों में यही होता है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिल्म की कहानी में, फिल्म के कथा कहने के क्रम में जो जटिलताएं होती हैं, जो अंतर्विरोध होते हैं, वे सारे सुलझ जाते हैं। और सूरज बड़जात्या की फिल्मों में तो यह खास करके होता है। सूरज बड़जात्या ने इस बार 4 बुजुर्गों की कहानी चुनी है। 4 दोस्त हैं, एक दूसरे के बेहद करीब हैं। भूपेन, अमित, ओम और जावेद। सबकी उम्र लगभग 70-80 के बीच की है। इनके बीच गाढ़ी दोस्ती है। ये मिलकर पार्टी करते हैं, मिलकर बातें करते हैं। इनमें अमित श्रीवास्तव लेखक भी हैं जो युवाओं को संबोधित करते हुए बेस्ट सेलर लिखते हैं। भूपेन को शिकायत है कि नहीं, तुम जिंदगी को समझ के लिखो। अभी तक तुम जो भी लिख रहे हो वह बेचने के लिए लिख रहे हो। यह लेखक होना नहीं है। तुम अच्छे लेखक हो, तुम बेहतर लिख सकते हो। जिंदगी के करीब जाओ, जिंदगी की सच्ची बातें लिखो। यह एक टिप्पणी है, मारक टिप्पणी है, जो पॉपुलर हो रहे लेखकों को भी समझनी चाहिए कि वे बेचने के लिए लिख रहे हैं कि अपने अनुभवों से लिख रहे हैं। खैर, यह अवान्तर प्रसंग है। लेकिन फिल्म की उपकथाओं में हम अमित की जिंदगी के किस्से में जाते हैं, ओम की जिंदगी के किस्से में जाते हैं, जावेद की जिंदगी तो साफ दिखाई पड़ती है, उसके किस्से बैक स्टोरी में नहीं जाते हैं हम। सारिका फिल्म में है, सारिका की बैक स्टोरी में हम जाते हैं। और इस तरीके से हमें अंदाजा लगता है कि ये 4 इंडिविजुअल के अलावा जो 2 औरतें हैं फिल्म के अंदर, नीना गुप्ता और सारिका, उनकी भी जिंदगी की अपनी कहानियां हैं। ये सारी कहानियां जोड़ती हैं। लेकिन यह पूरी फिल्म एक भरोसे की, एक उम्मीद की, एक जोश की, एक धैर्य की कहानी है, जो अंत तक जाते जाते आपको बहुत बड़ा संदेश दे जाती है कि दोस्ती के लिए, मोहब्बत के लिए और परिवार के लिए बहुत कुछ छोड़ना, त्यागना और जोड़ना पड़ता है। फिल्म उन परिवारों की भी कहानी कहती है। और राजश्री की फिल्मों में हम जानते हैं कि परिवार होता है। इस फिल्म में जिन सीनियर कलाकारों ने काम किया है उनमें अमिताभ बच्चन हैं, ओम पुरी हैं, बमन ईरानी हैं, डैनी डेंजोंगकप्पा है एक खास रोल में। इसके अलावा सारिका हैं, नीना गुप्ता हैं, और इन सभी ने अपने अपने किरदारों को बहुत अच्छी तरीके से पर्दे पर पेश किया है। इन सब के बीच जो रिश्ता पर्दे पर बनता है वह देखने लायक है। कैसे उनकी कहानी उद्घाटित होती है, कैसे उनके जीवन में हम उतरते हैं और फिर उनके साथ हमारी समानुभूति भी होती है, सहानुभूति भी होती है, और फिर यह कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। जाहिर सी बात है, अमिताभ बच्चन सबसे ज़्यादा पॉपुलर अभिनेता है इस फिल्म के अंदर, तो वही इस फिल्म के नायक भी हैं। वही लीड लेते हैं, वही नेतृत्व करते हैं सभी किरदारों का, और उन्हीं की वजह से कहानी आगे बढ़ती है। वे ही सारी स्कीम बनाते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में उनके बमन ईरानी हैं और अनुपम खेर हैं, और उन दोनों के सपोर्टिंग कास्ट में नीना गुप्ता हैं और सारिका हैं। इस तरीके से यह 3 स्तरों पर कहानी समझी जा सकती है। हाँ, एक खास रोल में परिणीति चोपड़ा भी हैं, जो इनकी टूर गाइड हैं, जो ट्रैकिंग की गाइड हैं और इनको हिमाचल पर ले जाती हैं, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ले जाती हैं।
दरअसल भूपेन की इच्छा थी कि हम लोग चारों दोस्त मिलकर उस बेस कैंप की यात्रा करें जहां भूपेन का बचपन बीता है। वह वहां जाना चाहता था, लेकिन उसकी आकस्मिक मृत्यु के बाद ये सारा प्रोग्राम लगता है कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अमित को पता चलता है कि उसने तो सबकी टिकट बुक कर दी थी और सारे टिकट उसके पास हैं। फिर इसके बाद तीनों दोस्तों की योजना बनती है कि उसे श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग वहां चलें और उसका अस्थि विसर्जन भी हम लोग वहीं करें। इस योजना के बाद इस ट्रैकिंग की बात शुरू होती है। बीच में सारिका उनको ज्वाइन करती हैं। वह एक कहानी है जो फिल्म आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। मैं वह ट्रैक आपको नहीं बता रहा हूँ। ये लोग दिल्ली से नेपाल के लिए निकलते हैं और फिर नेपाल काठमांडू से जाकर के ये बेस कैंप के लिए जाने की तैयारी करते हैं। और उसमें जो मुश्किलें आती हैं, मौसम की मुश्किलें हैं, हवा है, तूफान है, बर्फ है, इन सब के बीच उन्हें अपनी यात्रा पूरी करनी है। और इन सब के साथ इन तीनों की बढ़ी हुई उम्र है, इनकी अपनी बीमारियां हैं जो बाद में धीरे धीरे पता चलती हैं और जिसकी वजह से वह यात्रा दुरूह हो जाती है, दुर्गम हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा, सूरज बड़जात्या की फिल्मों में सब कुछ अंत में ठीक हो जाता है, सुखांत हो जाता है, और इस फिल्म में भी होता है। फिल्म का एक गीत इरशाद कामिल ने बहुत अच्छी पंक्ति कही है, जिंदगी को हाँ कह दो, सोच को हवा दे दो। और यह हम सबके जीवन की सच्चाई है कि हमें जिंदगी को हाँ कहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। यह फिल्म यह संदेश भी देती है। बहुत ही पॉजिटिव फिल्म है, खास करके बुजुर्गों के लिए, और जो जीवन से हार जाते हैं, जो अपनी बीमारियों से थक जाते हैं, जो रिश्तों के टूटने बिगड़ने से वेदना में रहते हैं, उन सभी को यह फिल्म देखनी चाहिए कि अंततः सब ठीक हो जाता है अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, जीवन जीते हैं। मैं सूरज बड़जात्या को बधाई दूंगा कि उन्होंने हिंदी फिल्मों में एक नई किस्म की कथानक पेश की है और इसे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पर्दे पर प्रस्तुत किया है। हाँ, उनके लेखकों को खास कर बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने इस फिल्म का विट बनाए रखा है और उन बुजुर्गों को ऐसे अच्छे संवाद दिए हैं जो आज की पीढ़ी सीख और समझ सकती है। फिल्म में परिणीति चोपड़ा भी एक खास मौके पर कुछ उद्घाटित करती हैं। वह बहुत ही उल्लेखनीय है क्योंकि वह फिल्म की कहानी में कुछ विशेष जोड़ता है। यह फिल्म पीढ़ियों के अंतराल को भी भरने की कोशिश करती है। तो मैं तो सूरज बड़जात्या को बधाई दूंगा और चाहूँगा कि आप पहली फुर्सत में यह फिल्म जरूर देख लें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।